जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों हमने बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए एंशिएंट हिस्ट्री क्लास को स्टार्ट किया था, जिसमें से कल आपका एक क्लास हो चुका है। आज आपका दूसरा क्लास चलेगा। और साथियों, हमने जो आपके लिए एक पेड ग्रुप बनाया था उसको डिलीट कर दिया गया है और आज से आपको ठीक उसी तरह से पीडीएफ मिलेगा जिस तरह से पहले आपको फ्री में दिया जाता था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक प्रश्नों को कवर किया था और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो 61 नंबर से है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या फिर चौथा ऑप्शन तक्षशिला। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो साथियों, यहाँ पर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में तक्षशिला विश्वविद्यालय को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये क्या है? तो प्राचीनतम गुरुकुल यानी कि प्राचीनतम ये विश्वविद्यालय है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय से प्रश्न बनता है कि इसको किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। सभी को ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो उज्जैन है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए आगे देखिए, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। और इस बार जो 1 अक्टूबर को एग्जाम लिया गया था उसमें भी शायद किसी देश का प्राचीन नाम पूछा गया था। चलिए आंसर कीजिए 62 के लिए, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो 62 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ तो याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता है। नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। तो नागर, द्रविड़ और वेसर ये क्या है? तो भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। जहाँ पर नागर शैली का प्रसार की बात करें तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है और नागर शैली के जो मंदिर है ये मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ और वेसर शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो देखिए, कल भी हमने आपको बताया था शक संवत के बारे में कि शक संवत की शुरुआत जो है ये 78 ईस्वी से होता है और शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? तो चैत्र। चैत्र जो है शक संवत का प्रथम मास होता है, जबकि फाल्गुन अंतिम मास होता है। नगर कोझिकोड कहलाता था। चलिए आंसर बताएंगे, देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो नगर कोझिकोड ये कहलाता था। तो देखिए, केरल में मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड शहर कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीकट को ही कहा जाता था कोझिकोड, ये एक केरल का शहर है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक करते चलें। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था
और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा ग्रामीण स्वायत्तता, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? चलिए 67 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों बिहार एसएससी 10+2 लेवल पर जो 12,199 पदों पर नई भर्ती आई है, तो साथियों अगर आपने उसमें फॉर्म भरा है तो उसके लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि डेली दोपहर 3 बजे आपको वो क्लास मिलेगा। और साथियों इसके साथ अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ टॉपिक वाइज जीके जीएस प्रैक्टिस कराया जाता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में बसा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? और साथियों आज के सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मनु को कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए 69 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। और उस ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक है इंडिका। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। लेकिन भगवान महावीर की मृत्यु पूछे कहाँ पर? तो पावापुरी में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, वर्धमान था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो बहुत ही सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का अन्य नाम पूछे तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देखिए सम्राट अशोक कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। तो अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकतर शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? अभी हमने आपको ऊपर बताया था, कुमार गुप्त प्रथम ने। और कुमार गुप्त प्रथम जो थे किस वंश से थे? तो गुप्त वंश से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए 74 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों हम लोग पूरा एंसेंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। 2005 से लेकर अब तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में एंसेंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग सभी को कवर करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था बहुत ही सिंपल है, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कब? तो 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु पूछे कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। ये मगध का शासक नहीं था। कनिष्क याद रखिएगा कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था और इसी के दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? चलिए 76 के लिए आंसर कीजिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार एसएससी के द्वारा आशुलिपिक सटंकक स्टेनोग्राफर जिसको कहते हैं, ये 2013 में पूछा गया था। तो दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो याद रखिएगा मौर्य काल की। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए दीदारगंज एक ऐतिहासिक स्थल जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है और दीदारगंज से 1917 में एक यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस देश में है? तो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो देखिए सारनाथ की बात करें तो ये बनारस से करीब 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है और सारनाथ में स्थित जो है सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो याद रखिएगा अशोक से संबंधित है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? चलिए 79 के लिए आंसर कीजिए। इस प्रश्न को हमने कल भी आपको बताया था, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किया था अशोक ने। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है और मनुस्मृति जो है विधि विषय यानी कानूनी विषय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर। ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। जैन धर्म में दो संप्रदाय कौन है? तो दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए फटाफट से आप लोग 82 के लिए आंसर बताएंगे। आयुर्वेद के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक और इन्होंने ही चरक संहिता की रचना की है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इसे भी ध्यान रखें। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? देखिए श्रवण बेलगोला में कौन सी मूर्ति है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में और ये मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 57 फुट। तो यहाँ पे डी चौथा ऑप्शन में दिया गया है 57 फीट। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है ये किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। याद रखिएगा। एक पूछा जाता है घोड़ा। बुद्ध से संबंधित जो ये घोड़ा प्रतीक है ये किससे संबंधित है?
तो गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दर्शाया गया है। और बोधि वृक्ष पूछे तो ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष है। और चक्र सिंबल पूछा जाता है तो ये किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, एक सिंबल आपको बताते कमल और सांड या फिर बैल, ये किससे संबंधित है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए आगे देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था या फिर मंत्री था? तो देखिए, मेगास्थनीज जो है ये एक ग्रीक इतिहासकार था जो कि सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजदूत। सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, धन्वंतरी। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, चाइना। देखिए, चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कश्यप मतंगा को माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? तो चाइना से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो बहुत ही सिंपल है, लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बहुत ही सिंपल है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन थे? उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर से। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? चलिए आंसर कीजिए 94 के लिए। तो साथियों, राजा भोज की बात करें तो परमार वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो परमार वंश से। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो उज्जैन। और अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है ये किसका पवित्र ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, बौद्धों का ये पवित्र ग्रंथ है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ पर दिया था प्रथम उपदेश? तो सही जवाब है सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश पूछे कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा, श्रावस्ती में। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ।
और इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में पड़ता है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। चलिए, क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे सजाना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, उसके बाद में कौन था। तो क्रम से आपको सजाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा फाइयान, जो कि दूसरा ऑप्शन में है फाइयान। फाइयान कौन था? तो चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद कौन आया था? तो फाइयान के बाद आया था हुएनसांग, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फिर लास्ट में टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। तो यहाँ पर 2, 3, 1, तो देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 2, 3 और 1। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर 99 का आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। याद रखिएगा कौन थे? आर्यभट्ट थे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर भारत की धरती पर कदम कब रखा था? तो 326 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत पर आक्रमण कब किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर महान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध पूछा जाता है, जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, जिसे वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए आंसर कीजिए 101 के लिए। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था किसने? तो राखल दास बनर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? चलिए 102 के लिए आंसर कीजिए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मनु ने। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनु। वज्रयान संप्रदाय है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। 103 के लिए आंसर बताएंगे। वज्रयान किस धर्म का संप्रदाय है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का संप्रदाय है वज्रयान। हुएनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चलिए 104 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के समय में। हुएनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो डॉकयार्ड का मतलब क्या? बंदरगाह। तो ये कहाँ पर था? लोथल में था। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो बहुत ही सिंपल है, 18 दिनों तक। महाभारत के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा वेद व्यास है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यानी संस्थापक थे कपिल मुनि। और न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम मुनि। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? चलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, स्टार मार्क कर लें। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था?
तो याद रखिएगा साथियों, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या था? वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? चलिए, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नामक एक छोटा सा कस्बा है और यहीं पर 27 जून, पूरा डेट याद रखिएगा, 27 जून 1539 को इस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और उसे जान बचाकर भागना पड़ा था। तो यहाँ पर पूछा गया है शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, एक प्राचीन खगोलविद थे। चौथा ऑप्शन सही है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तो तक्षशिला में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, तक्षशिला में। गांधार कला मिश्रण थी। देखिए, इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी बार बताया है और ये प्रश्न बिहार पुलिस में ही पूछा गया था 2016 में। तो गांधार कला मिश्रण थी। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का यानी इंडो ग्रीक का ये क्या था? मिश्रण था, गांधार कला। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, गौतम बुद्ध थे। आर्यभट्ट एक महान कौन थे? तो ये भी सिंपल है, कौन थे? खगोल शास्त्री थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पाली, दूसरा ऑप्शन सही है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, बट बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में 1917 में क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है 13 अप्रैल 1917 नहीं, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 61 से लेकर यहाँ पर नीचे 124 तक आंसर दिया गया है